हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर जो गणित है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने करा दिया है, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और राजन सीरीज़ के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनके पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि जो राजन सीरीज़ में क्वेश्चंस होते हैं उसका डायरेक्ट आंसर होता है जिसे मैं अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग बार बार पूछते हो मैम आपका टेलीग्राम चैनल आईडी क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर आपको नीचे टेलीग्राम आईडी जो है, टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ दे देती हूँ। मान लो आपको टाइम नहीं है, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको टाइम नहीं होता है, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रह गया है, तो अब वो नोट्स बनाए या पढ़े, तो जिनको टाइम मिल रहा है, जो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, वो नोट्स बनाएं, बेटर है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपकी लिखी हुई चीज़ आप उसको जल्दी से पढ़ लोगे। ठीक है, वरना आपको एक एक वीडियोस देखनी पड़ेगी, टेलीग्राम पे जाना होगा, एक एक चीज़ सर्च करनी होगी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। नोट्स बना रहे हो साथ ही साथ तो बहुत बेहतर है, आप अपने आगे के लिए अच्छा कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा कर रहे हो। लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और जो नोट्स नहीं बना सकते, वो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, और जो बना सकते वो भी करें, क्योंकि नोट्स तो आपको टेलीग्राम से ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो 2015 में आपका ये प्रश्न आया हुआ था कि दिए गए चित्र में एक वर्ग ABC है। ठीक है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो एक क्या गया, दिए गए चित्र में एक वर्ग है। ठीक है, दिए गए चित्र में क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 7 सेंटीमीटर होगी। समझ गए? अगर एक भुजा की बात की जा रही तो आपको ये मान के चलना है कि वर्ग की जितनी भी भुजाएं सभी 7 सेंटीमीटर हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त, यानी वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी इस वृत्त का, यानी कि अगर आपकी, देखिए, अगर आपकी ये बिंदु आपको पता है वर्ग में होता है, अगर ये भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग के अंतर्गत जितनी भी आप भुजाएं खींचोगे, ठीक है, वो क्या होंगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और जो वृत्त के अंतर्गत ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², आपको पता है। ठीक है, r² का मतलब होता है, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, यहाँ पर खींचा गया है, और इसके अंदर ये पाई, ये क्या होता है, r²। ठीक है, ये आपका क्या है, ये त्रिज्या कहलाती है। r क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये पूरा जो होता है ये होता है व्यास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड फिर से समझाते हैं। ये आपका वृत्त है और इसके अंदर जो ये खींची गई रेखा, ये क्या है, व्यास है। ठीक है, और ये हमारा r, ये हमारा r जो होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², यानी कि व्यास बराबर होता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। समझ में आ गया? तो चलिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भुजा स्क्वायर हो गया। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप मतलब होता है जिसकी चारों भुजाओं को परिमाप कहते हैं ना। इसकी कितनी भुजा होती है, 1 2 3 4, यानी बाहरी एरिया जो होता है ये परिमाप कहलाता है। तो इसकी 4 भुजाएं होती है, तो 4 गुणे भुजा हो गया। ठीक है, अब त्रिज्या हमें निकालना है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ये आपका हमें वृत्त के बारे में पूछा गया है, ये हमारा व्यास है, और त्रिज्या हमें इसकी निकालना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, यानी ये पूरा जो है ये कितना है, अगर ये वर्ग हमारा, इसकी जो भुजा थी ये कितनी है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका व्यास भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और इसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या को मार से रिप्रेजेंट करते हैं r गुणे r। ठीक है,
यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या आर बराबर क्या होगा 7/2। ठीक है, समझ में आ गया। तो वृत्त का आप हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, तो पाई के स्थान पर हमने 22/7 लिख दिया। त्रिज्या हमारी कितनी थी 7/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी 7/2 × 7/2। ठीक है, ये हमने उतार लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, अब हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने कैसे कट किया ये आपको तो दिख रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ पे भी कट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको कट किया, कैसे कट करेंगे, 7 से कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे की संख्या एक दूसरे से कटती हैं। यहाँ पर 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 11 × 7/2, यही तो बचा। अब हम इसको लिख सकते हैं 77/2। ठीक है, अब 77 को आप भाग दोगे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है, यहाँ पर देते हैं 77 को आप 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। एक बचा 7 हमने उतार लिया, 2 × 8 = 16। फिर एक बचा, अब एक से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ 0 बजाया, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 38.5। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल जो हो गया वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर जब एक वृत्त खींचा जाएगा तो उसका जो वृत्त खींचा जाएगा उस वृत्त का यहाँ पर व्यास कितना होगा। उस वृत्त के अंदर जब आप क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे बीचों बीच, तो जितना ये होगा उतना तो ये भी होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और आपको पता है वृत्त के अंदर जब आप इस तरीके से कोई भी लाइन खींचते हो तो ये हमारी क्या कहलाती है, बीचों बीच में खींचते हो तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास जो होता है वो क्या होता है, और यहाँ पर हमारी ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से हम जान सकते हैं कि जो त्रिज्या है ये क्या होती है, व्यास का आधा होती है। यानी ये पूरा व्यास है हमारा और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हुई, तो ये एक त्रिज्या हो गई, ये 2 त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो व्यास जो है, जो त्रिज्या का क्या होती है, जो हमारी त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है। अगर व्यास हमारा 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमारी इसकी आधी होगी, यानी 7/2 हो जाएगी। समझ में आ गया। बस हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, हमें सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से लगाइए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है x की पावर 4 y माइनस xy की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से xy, दोनों से xy मान लेते हैं। माना कि ये y, देखिए जब भी किसी व्यंजक के ऊपर कोई भी मतलब घात नहीं लगी होती तो हम उसे 1 मान लेते हैं, यानी कि y की पावर 1 लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, अब हमारे पास समझ लीजिए ये कैसे हो गया, हमारे पास ये हो गया x × x × x × x × y, यही तो ये बचा है ना, यही तो है। अब हमने इसमें से एक x निकाल लिया, कॉमन मान लिया। ठीक है, मान लिया कॉमन, और उस x को हमने समझ लो इरेज कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों की तरह एकदम समझा रहे, इरेज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 3 बच गया अंदर, x की पावर 3, और यहाँ इसमें से हमने एक y भी निकाल लिया। ठीक है, x y कॉमन मान लिया। तो दोनों में देखिए, जब हम किसी चीज़ को कॉमन मानते हैं तो इसके लिए भी वो नियम लागू होगा, इसके लिए भी नियम। ठीक है, तो हमने x y कॉमन मान लिया, तो यहाँ पर y तो एक ही है, तो हमने इस y को इरेज कर दिया क्योंकि y हमारा एक ही था, और हमने यहाँ पर y लिख दिया x y। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर केवल s की पावर 3 बचा। हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, x की पावर 3 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी बात करते हैं। फिर वही नियम, अगर x y हमने कॉमन माना तो एक x y यहाँ से भी जाएगा। यहाँ पर कितना है, x × y × y × y × y है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक x जाएगा और यहाँ से भी एक y जाएगा, तो एक x और एक y यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, y की पावर 3, जो मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। अब ये
एक्स की पावर 4 है, वाई माइनस एक्स वाई की पावर 4 है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर है एक्स की पावर 4 वाई। ठीक है, क्या है, एक्स की पावर 4 वाई, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स गुड़े वाई। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया, एक्स की एक एक्स और एक वाई निकाल लिया। यहाँ पे देखिए निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 3, यानी एक्स की पावर 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का, माइनस लगाया। अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की पावर 4। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो निकलेगा एक्स गुड़े वाई गुड़े वाई गुड़े वाई गुड़े वाई। ठीक है, अब हमने यहाँ से भी एक x और एक y निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 3, क्योंकि 3 y बचे हमारे पास, हमने यहाँ लिख दिया x की पावर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको मान करके लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 एक सूत्र होता है जिसका मान होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका सूत्र। तो हम बस यहीं पर लगा देते, एक्स वाई हमने इसकी जगह पे उतार लिया, और x की पावर 3 y की पावर 3 को हम a की पावर 3 और माइनस बी की पावर 3 मान करके इसके मान के अंतर्गत रख लेते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का मान होता है a माइनस बी, तो हमने यहाँ लिख दिया a की जगह पर, यानी हमने a को x मान लिया और b को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है, तो x माइनस वाई यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर लिख लिया, और प्लस ए बी यानी एक्स वाई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी क्लास चल रही है, हाँ चल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जब भी ये रूट 21 इस तरीके के प्रश्न आए कि ये रूट 121 लिखा है, रूट 64 लिखा है, ठीक है, रूट 0.04 लिखा है, या रूट 4 लिखा है, या रूट क्या लिखा 9 लिखा है, या रूट आपका लिखा हुआ है 16 लिखा है, या रूट आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 25 लिखा हुआ, तो हम इसे कैसे हल करते हैं, चलिए बताते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये रूट है, यानी इसका जो वर्गमूल निकालते हैं, देखिए 2 का वर्गमूल जैसे क्या होता है, वर्गमूल जैसे आपसे कहा गया कि 2 का स्क्वायर करिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। अगर आपसे कहा है 2 का वर्गमूल, तो वर्गमूल भी आप स्क्वायर ही करते हो। ठीक है, आपसे कहा गया कि 2 का वर्गमूल लिखिए, तो 2 का वर्गमूल यानी 2 का स्क्वायर बराबर हो गया 4। कैसे, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 हो गया, तो 2 दूनी क्या होता है 4। ठीक है, आपसे कहा जाए 5 का वर्गमूल बताइए, तो 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि क्या हो गया, 25 हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 16, तो यहाँ पे है 64। ठीक है, 64 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 8 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 यानी हो गया 64। ठीक है, तो ये 8 का वर्गमूल है। इसी तरीके से यहाँ पर 121 दिया गया है, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, 121 का वर्गमूल होता है 11 का। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो गया, यानी 11 गुणे 11 यानी कि 11 11 में 121 होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से 64 का अभी आप 8 बताया। यहाँ पर 0.04 यानी कि 0.2 का जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.2 गुणे 0.2 बराबर 0.04। ठीक है, इसलिए 4 का 4 चक्कू 16 होता है। आई होप समझ गए। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या का स्क्वायर कर देना। ठीक है, किसी भी संख्या का, यानी x का स्क्वायर कर देना, किसी भी संख्या का वर्ग कर देना। वर्ग मतलब ही जानते हो क्या होता है, वर्ग का मतलब ही होता है स्क्वायर। समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखिए। वर्गमूल में क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है रूट 121, तो हम इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, यानी ये किसका वर्गमूल है। और जब भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो हमें ये जानना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो 121 किसका वर्गमूल है, 11 का, तो हम इसे 11 गुणे 11 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 64 किसका वर्गमूल है, 64 वर्गमूल है 8 का, यानी इसे 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। ये वर्गमूल के इसके अंतर्गत लिखा गया है, यानी कि ये वर्गमूल निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर है -0.04, ये किसका वर्गमूल है, तो ये 2 दूनी 4 हो गए, तो ये 0.2 गुणे 0.2 का है, प्लस 16 है, 4 चक्कू 16 होता है। 16 किसका वर्गमूल है, 0.16, 0.4 इंटू 0.4 का ये वर्गमूल है। समझ में आ गया आपको। बस जब भी हम इस
अंडर रूट के अंदर से जब भी कोई संख्या बाहर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी इसके अंदर से हम कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो हमेशा एक ही संख्या बाहर निकलती है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसको जोड़ा बना देते हैं और जोड़े में एक संख्या बाहर निकलती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पर एक ये किसका वर्गमूल है, 11 गुणे 11 का, प्लस ये किसका वर्गमूल है, 8 गुणे 8, 8 8 64 होते हैं, माइनस किसका वर्गमूल है, 2 दूनी 4, 0.2 इंटू 0.2, प्लस ये किसका वर्गमूल है, 16, 4 चक्कू 16, 0.4 इंटू 0.4 का। ठीक है, अब हम जब भी ये जोड़े में संख्या हो गई ना, तो जोड़े से हम एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। जब भी हम रूट के अंदर वाली संख्या को बाहर निकालते हैं तो सिर्फ एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 11 प्लस 8 माइनस 0.2 प्लस 0.4, यही तो है। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, यही तो करेंगे ना। 11 8 कितने हो गए, 11 8 हो गए 19, माइनस 4 2 6, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 2 6। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, 19.2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 4 में से 2 गया, कितना बचा, 0.2 बचा। ठीक है, 0.4 में से 0.2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, 0.2 हो गया तो 19.2 ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में, यानी कि 19.2। ठीक है, 19.2, 19.2 ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जब भी इस रूट के अंदर कोई संख्या होती है हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी कि ये वर्गमूल क्या निकालेंगे, ये किसी संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, जब भी इसके अंदर कोई संख्या होती है यानी कि वो किसी संख्या का वर्गमूल है। तो ये 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। ठीक है, 64 दिया गया, 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। 8 28 64, यानी ऐसी संख्या जो सेम संख्याओं का गुणनखंड हो, यानी 11 का 11 से करें, 8 का 8 से करें, यानी कि 11 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, 8 का वर्ग निकालें, 11 का वर्ग निकालें। समझ में आ गया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये एक एक प्रश्न आपको इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन 2015 में आया था। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। समांतर माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए, माध्य निकालिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत आसान भी होते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न वाले भी होते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपको क्या करना है, ये संख्या जो दी गई है सबसे पहले या तो इसको आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में, यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आरोही मतलब होता है इंक्रीज ऑर्डर और अवरोही मतलब होता है डिक्रीज ऑर्डर। ठीक है, जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम के प्रशिक्षु हैं उनको भी बता दें। आरोही मतलब होता है इंक्रीज ऑर्डर और अवरोही मतलब होता है डिक्रीज ऑर्डर। तो आरोही क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या तो फिर घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो बेहतर यही होगा बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप ही होता है कि आप सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, अगर आपने इस संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, अगर आप इस संख्या को भूल गए हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है, ये इसका नियम होता है। तो हमने आरोही क्रम में लिखा, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या देखिए 4 है, मैंने 4 को उतारा। फिर उससे बड़ी है 5, 5 को उतारा। फिर है 7, 7 को उतारा। फिर होगा 8, 8 नहीं है 9, 9 को उतारा। फिर है 10, फिर है 11, फिर है 12, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16। ठीक है, ये हो गई। अब हम इन संख्याओं को गिन लेते हैं। ठीक है, कितनी संख्या है, ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या, 9। और 9 एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या यानी जो 2 से जिसको हम जिसका भाग 2 से नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो, यानी हम 9 को 2 से नहीं काट सकते। अगर काटेंगे तो दशमलव में आएगा, जो दशमलव में ना आए संख्या। ठीक है, अगर 8 होती तो ये हमारी सम होती, क्योंकि 2 से विभाज्य, 2 चक्कू 8 हो गए, है ना। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया। तो हम आंकड़ों की संख्या जिसे हम n मान लेते हैं, n बराबर हो गया 9, और 9 एक क्या है, विषम संख्या है। अब आप कहोगे हमें इससे क्या लेना देना कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सेकेंड स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है,
सेकेंड स्टेप ये है कि संख्याओं की गिनती करिए कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। और हमको पता है कि 9 हमारी क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो यानी ये विषम संख्या है। विषम संख्या इसलिए सम और विषम संख्या लिखी जाती है क्योंकि सम संख्या का सूत्र जो होता है माध्यिका में अलग होता है और विषम संख्या का सूत्र माध्यिका में अलग होता है। समझ में आ गया कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकेंड स्टेप होता है कि सूत्र लाने के लिए हमें सम और विषम संख्याओं को देखा जाता है। सम संख्या का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2, ये होता है विषम संख्याओं का सूत्र। ठीक है, विषम संख्या का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2। ठीक है, तो 2 स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था कि संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में करना, दूसरा कि संख्या सम है या विषम है, उसके बाद उसके अनुसार आपको सूत्र लिखना। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2। n हमारा यानी नंबर कितना है, 9 संख्या है, इसको ही हम नंबर भी कहते हैं, यानी जो संख्या हम गिनते हैं उसी को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो 9 है +1/2। अब हम 9 और 1 क्या हो गया, 10, यानी 10/2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया तो 2 5 बार में जाएगा 10, यानी 10 यहाँ पर क्या है 10/2 है, तो 2 × 2 2 × 10 हो गया। अब ये क्या है, ये हो गया हमारा 5वां पद। ठीक है, हम इसको लिखते हैं 5वां पद। ठीक है, 5 संख्या नहीं है, आप लिखोगे 5वां पद। अब हम क्या करेंगे, अब गिनती करेंगे कि 5वां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 ये है 5वां पद, इधर से भी 1 2 3 4 ये 5वां पद, यानी माध्यिका बराबर क्या हो गई, 10। माध्यिका हमारा कितना आया, 10 आया, यही हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर आपका मान लो 10/2 आया था, 2 × 10 आपने कर दिया, अब आपने कहा 5 उत्तर है, ये गलत हो जाएगा। ये तो आपका पद बता रहा है माध्यिका बराबर 5वां पद। ठीक है, ये आपका पद आया, लेकिन उत्तर आपका जो होगा, जो आपका इस पद से आप देखेंगे वो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा है। सेकेंड स्टेप आपको संख्याओं को गिनना है। अगर संख्या 9 आ रही है, 7 आ रही है, 5 आ रही है, देखिए संख्या क्या है, 3 है, 7 है और आपकी 9 हो गई। ठीक है, 11 हो गई, यानी विषम संख्या जो होती है, यानी 2 से जिनका विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे, वो संख्या हमारी विषम होती है। हमें ये पता चला। अब विषम के अनुसार हमें सूत्र रखना है। विषम का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2। ठीक है, अब हमें पता है कि 9 आया है, यानी 9 संख्याएं हैं, तो n का मान क्या होगा, 9, तो 9 + 1/2 होगा। 9 और 1 10 हो गया, 10/2 कर दिया, और 2 को जब 10 से भाग देंगे, 2 में हम 5 से भाग देंगे तो 10 आएगा, तो 2 × 10, 2 गुणा करेंगे, 2 × 10 है ना, तो 2 जो है 5 बार में 10 से विभाजित होगा, तो ये हमारी 5वीं संख्या हो गई। और माध्यिका बराबर हमारा क्या आ गया, 10, क्योंकि हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 10 संख्या हमारी क्या है, ये हमारी माध्यिका है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान होता है निकालना। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखिए इस तरीके के कुछ प्रश्न घुमावदार भी होते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर ये सिंपल तरीके जैसे ये प्रश्न पूछ लिया गया, अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है तब तो आप आराम से कर ले जा रहे हो। ठीक है, अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है तब तो आप क्या करोगे, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है तब तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है एक काम 30 मजदूर, यानी एक काम है, कोई किसी के यहाँ कोई एक काम लगा हुआ है जिसे 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में कर रहे हैं, तो अगर वो 30 की जगह 12 मजदूर लगा ले तो वो कितने दिन में इसको काम करेगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है W1 × D1 बराबर W2 × D2। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, यानी वर्क गुणे डे इंटू वर्क गुणे डे। ठीक है, वर्क इंटू डे इज इक्वल टू वर्क इंटू डे। ठीक है, तो W1 हमारा, यानी एक दिन में ये 30 मजदूर 16 काम करेंगे, तो 12 दिन में कितने करेंगे। अब कितने करेंगे मजदूर ये तो हमें पता नहीं, तो हम इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो 30 × 16 और ये 12 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो बटे में 12 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 × 3 = 12 और 4 × 16 कट हो गया, 3 बचा, फिर यहाँ पर हो गया 3 × 30, यानी 10 × 4 हमारा आया कट करके, तो 10 × 4 = 40, यानी कि 12 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, 40 दिन में करेंगे। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। समझ में आया। आप यहाँ पे D2 मान लो, D2 मानोगे तो सही रहेगा क्योंकि आप यहाँ पर वर्क ही कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है, जैसे आप लोग हमेशा हल करते आए हो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, इसकी क्या पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। तो एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर
3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आपको सूत्र पता है, सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, अगर सूत्र नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3/4 गुणे भुजा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पूछा है, इसकी ऊंचाई पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र जानते हो क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा, यानी कि क्षेत्रफल का आधा। ठीक है। तो √3/2 गुणे भुजा इसका सूत्र होता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, कितने सेंटीमीटर है, 3√3 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर इसका मान रख लिया, ऊंचाई का मान 3√3 सेंटीमीटर और √3/2 गुणे भुजा। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी संख्या इस तरीके से लिखी है 1/2 बराबर 3/2, मान लो ऐसे लिखी है। ठीक है। तो ये जो इसके बराबर के जो आमने सामने की भुजाएं होती है, ये एक दूसरे से कट जाती हैं, ये एक दूसरे से कट जाएंगी। आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पर लिखा है √3/2 और यहाँ पर लिखा है √3/4, यहाँ पर बराबर में निशान लगा है। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर चिन्ह कैसा लगा है, यहाँ पर चिन्ह जो है वो आपका बराबर में लगा है। ठीक है, बराबर में लगा, तो ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी और ये संख्या यानी √3 से कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे कट जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर ये होता है √3/2 गुणे √3/2, तो यहाँ पर जानते हो क्या होता है, यहाँ पर ये संख्या जो है इस संख्या से कटेगी, ये संख्या इस संख्या से कटेगी, ये एक दूसरे से नहीं कटेगी, बल्कि ये एक दूसरे से गुणा होगी, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 का होता है 3, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर √3 जो है वो क्योंकि बराबर का निशान बीच में लगा, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 3 बराबर 1/2 गुणे भुजा, यही तो बचा। अब जब ये संख्या बराबर में है और इसके नीचे मान लो 1 मान लेते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अब इसके नीचे 1 मान लेना, और ये हमेशा मल्टीपल क्रॉस हो जाता है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 यानी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगी 6, यही मैंने बताया। और एक बार इसके अकॉर्डिंग भी कर देते हैं, तो √3 से कैंसिल हो गया और ये वाला 2 इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 3 गुणे 2 हमने लिख दिया, भुजा बराबर 3 गुणे 2 यानी भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो भुजा हमें प्राप्त हो गई कि एक त्रिभुज की भुजा कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोला है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब √3/4 गुणे भुजा का मान कितना आया, 6 आया है, तो हमने यहाँ पर 6 गुणे 6 लिख दिया। ठीक है। भुजा का मान कितना आया, 6 आया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 गुणे 6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तियाँ 6, फिर हम 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 यानी 3 गुणे 3 बचा, यानी √3, 3 गुणे 3 बचा यानी 3 तियाँ 9 यानी 9√3 बचा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, चित्र में ABC एक त्रिभुज है, यानी एक चित्र दिया गया है जिसमें एक त्रिभुज है A, त्रिभुज है B, त्रिभुज है C। ठीक है। AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु, यानी इन दोनों के बीच एक बिंदु लिया गया है, बिंदु E को मिलाया गया है। ठीक है। किसको मिलाया गया, बिंदु E को मिलाया गया है। AB के मध्य बिंदु D और BC के और AC के मध्य बिंदु E को एक दूसरे से मिलाया गया है। यदि B की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिभुज B और C की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी B और C की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DE की माप क्या होगी, आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर, तो ये इसका आधा ही तो हुआ, अंदर की माप इसकी आधी तो हुई, तो ये क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। आप यही से अनुमान लगा लीजिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर, मान लो ये त्रिभुज एक तरीके से ये समरूप का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका रूप समान हो लेकिन साइज अलग अलग हो। अब इस त्रिभुज को अलग अलग करोगे तो एक इतना छोटा सा निकलेगा और एक इतना बड़ा सा त्रिभुज निकलेगा। तो अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी तो ये इसकी आधी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही तो हो जाएगी ना। चलिए हल करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं।
तो त्रिभुज DE जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 गुणे BC के, यानी BC का आधा होगा। तो 1/2 गुणे BC क्या हम लिखेंगे, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 से 3, 2 जो है 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6 कट जाएगा 2 से, तो 2 3 6 यानी 3 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। जितना सवाल बड़ा होता है उतना ही आंसर उसका छोटा होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। क्या यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC, चित्र में ABC एक त्रिभुज है। आपको पता है 3 भुजाओं वाले त्रिभुज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, उसको C मान लिया। ठीक है, AB के मध्य बिंदु D, AB के जो मध्य बिंदु इसको D मान लिया, और AC के मध्य बिंदु E, यानी AC का जो मध्य बिंदु है इसको E कहा गया है। इनको मिलाया गया है, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है। तो अगर BC हमारा 6 सेंटीमीटर, तो आपको यहीं से दिमाग लगा लेना है। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये आधा हुआ इसका। ठीक है, इससे छोटा है तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहीं से हमारा आंसर निकल गया। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा बता देना है, इनका BC यानी कि यहाँ पर BC और DE के बीच संबंध क्या होगा, ये कहा गया है। तो DE बराबर हो जाएगा, DE किसके बराबर है, BC के आधा है। ठीक है, DE जो है ये हमारा DE जो है ये BC का क्या है, आधा है। तो DE जो है BC का आधा है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DE जो है वो हमारा BC का आधा है। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप बोले वैसे लिख लो। ठीक है, तो DE हमारा BC हमारा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी DE हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, यानी DE हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया, यही हमारा उत्तर है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं एक साथ नहीं कराऊंगी, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें तो अच्छी बात है। कल से आपकी 2 क्लासेस वो लगेंगी, एक आपका एजुकेशन की क्लास लगेगी और एक आपकी मैथ की। यानी मैथ के जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लघुत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं वो मैं आपको क्या कहें अलग अलग करा दूंगी, क्योंकि आज आप ये 7 क्वेश्चन पढ़ोगे, इनको अच्छे से समझोगे, कल आप 7 क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझोगे। इस तरीके से सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके साथ साथ आपकी 2 क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, यानी कि आपकी अदर क्लासेस जो है वो भी आपकी शाम में लगेगी, और ये जो आपकी क्लास है ये सुबह होगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यानी एक क्लास आपकी जो होगी, एक क्लास आपकी 2 बजे आएगी, और एक यानी 2 बजे नहीं, मतलब 1-1:30 बजे तक आ जाएगी। एक क्लास आपकी 1:15 पे या 1:30 पे इसी के आसपास आएगी, और एक क्लास आपकी 4 बजे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 2 क्लासेस होंगी, और ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग परेशान हैं, कह रहे मैम अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और पेपर एग्ज़ाम जो है करीब आ गए। अरे भाई, आपके जैसे बहुत सारे जितने भी हैं सब आपके जैसे ही पढ़े हैं। ये मत सोचिए कि किसी ने बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया है या सबके नोट्स बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभी लोग 1 महीना पहले ही पढ़ते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के जब 1 महीना बिल्कुल बचता है एग्ज़ाम का तभी पढ़ते हैं, इससे पहले नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे भी पता चल जाता है कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो सभी लोग का यही हाल है। आप जो भी ये सोच रहे हैं वो एकदम भी टेंशन ना ले, सबका यही हाल है। आप किसी से भी पूछे वो यही कहेगा, सबका यही हाल होता है। और जब हम लोग भी थे तब भी यही हाल था। ठीक है, तो ये DLED है बेटा, इसमें कोई इतनी जल्दी नहीं पढ़ता है ना। तो आप अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखिए, दिसंबर में लोग कह रहे हैं पेपर, तो दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर में नहीं होगा। अगर होगा भी तो हो सकता है लास्ट वीक में हो, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके फॉर्म फिल होना नहीं शुरू हुए हैं, और ना ही कोई उसकी डेट अभी तक आ पाई है। वो एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो भी आपको फिल होने में कम से कम तो आपके 15 दिन तो लग ही जाएंगे, और उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो दिसंबर तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप लोग परेशान हुए। लेकिन ये दिसंबर आपको खाली नहीं जाना है। इस दिसंबर में एकदम अपने आप को झोंक दीजिए, एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए, और किसी एक चैनल को पकड़िए। ये नहीं कि ये चैनल से पढ़ा, वो चैनल से पढ़ा, वो चैनल, किसी एक चैनल को पकड़िए और मेन चीज़ें यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम रट डालिए। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उन पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, यानी ऑल टोटल जितने भी आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर में पेपर हैं उन सभी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट डालिए। और जितने भी क्लासेस थोड़ी बहुत हैं वो भी देखते रहिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही वो क्लासेस से देखिए, और इसी तरीके लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसके जो PDF है वो मैं आपको अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दे रही हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और टेंशन नहीं लीजिए, बस
बिना टेंशन के पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।